एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जो 90 के दशक में अपनी पहली फिल्म से सेंसेशन बन गई थी। फिल्म मेकर्स इन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते और नोटों के बैग भरकर उनसे मिलने जाते थे। बिंदास एक्ट्रेस जो सबके सामने सिगरेट पीती और नज़र से नज़र मिलाकर बातें करती। ये वो एक्ट्रेस थी जिनके कारण बॉलीवुड में टैन मेकअप की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि ये हॉलीवुड के लिए बनी है, लेकिन ये सब जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। वो जिस तेजी से सक्सेस की ओर बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से नीचे आ गई। एक एक्सीडेंट ने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। वो लंबे समय तक कोमा में रही, चेहरा खराब हो गया, याददाश्त खो दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और एक नई शुरुआत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम उस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने मौत को मात दी थी, जिन्हें लोग आशिकी गर्ल के नाम से भी जानते हैं, और वो है अपनी पहली फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में सेंसेशन बनने वाली अनु अग्रवाल। आज के इस एपिसोड में हम अनु अग्रवाल से जुड़ी उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो, जैसे कि कैसे हुआ इनका एक्सीडेंट, कैसी मिली थी आशिकी, क्या सच में इनका महेश भट्ट के साथ अफेयर रहा था, इनकी दीवानगी और ब्रेकअप के साथ जानेंगे और भी कई गहरे राज। आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी 1969 को नई दिल्ली में हुआ। इनके पिता रमेश प्रकाश आर्या एक टीचर थे और इनकी मां उर्मिला आर्या एक हाउसवाइफ थी। अनु अग्रवाल ने स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। जब वो 8वीं क्लास में थी तो उन्होंने एक थिएटर ग्रुप बनाया था। इनमें उन्होंने न सिर्फ प्ले में एक्टिंग की, बल्कि उन्हें डायरेक्ट भी किया। 10वीं क्लास में आते आते वो स्क्रिप्ट भी लिखने लगी थी, लेकिन बोर्ड एग्जाम के चलते उन्हें ये सब छोड़ना पड़ा। अनु अग्रवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी की पढ़ाई की, जिसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। वो पार्ट टाइम बतौर वीजे भी काम किया करती थी और इसी दौरान उन्हें दूरदर्शन के एक टीवी सीरियल बहाने में काम मिला। ये 1988 की बात थी। इस सीरियल में इनके अभिनय की काफ़ी प्रशंसा हुई। इसी टीवी सीरियल के दौरान मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की नज़र इन पर पड़ी और इन्होंने तुरंत अनु को एक फिल्म का ऑफर दे दिया। लेकिन अनु ने महेश भट्ट को मना करते हुए कहा कि उन्हें फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके 8 महीने बाद महेश भट्ट एक बार फिर अनु से मिले और एक फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाई, लेकिन अनु ने फिर मना कर दिया। तो महेश भट्ट ने कहा कि ये स्क्रिप्ट मैंने तुम्हें ही ध्यान में रखकर बनाई है, अगर तुम इस फिल्म में काम नहीं करोगी तो मैं ये फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। इस बात के बाद अनु ने फिल्म के लिए हाँ कह दी। ये फिल्म थी 1990 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी आशिकी। आशिकी की रिलीज को लेकर अनु एक इंटरव्यू में कहती हैं कि तब मैं जुहू में पृथ्वी थिएटर के पास पेइंग गेस्ट के तौर पर रहा करती थी। जिस दिन आशिकी रिलीज हुई उस दिन की सुबह एक सरप्राइज पार्टी की जैसी थी। लोग मेरे फ्लैट की बिल्डिंग के आसपास की हर जगह, हर खिड़की, हर बालकनी में मेरा नाम अनु अनु पुकार रहे थे और मेरे घर की तरफ देख रहे थे। रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई। आशिकी में मेरे ज़्यादा डायलॉग नहीं थे, मुझे आंखों से ज़्यादा एक्सप्रेस करना था, लेकिन एक डायलॉग था जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी। यह डायलॉग था, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इसने बतौर फिल्म हीरोइन मेरी असली ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। मेल अटेंशन मेरे लिए कभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आशिकी के बाद ये और ज़्यादा बढ़ गई। इसके लिए मैं आशिकी में निभाए अपने किरदार के लिए बहुत आभारी हूँ। आशिकी के रिलीज के बाद अनु को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज था, जिसकी गवाह अनु एक बार खुद बनी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार मैं मरीन ड्राइव की तरफ जा रही थी, वहां बहुत जाम लगा हुआ था। मुझे देखते ही भीड़ अचानक से रुक गई। सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी भीड़ नहीं हटी। अचानक लोगों की भीड़ मेरी कार की तरफ दौड़ी। उस दिन मैं कार में अकेली थी और मेरा ड्राइवर भी छुट्टी पर था। अचानक लोग मेरी कार की विंडो पर हाथ मारने लगे। ये देखकर मैं बेहद डर गई। मुझे लगा कि कहीं भीड़ मेरी कार को नुकसान न पहुंचा दे। हजारों लोग मेरी कार पीट रहे थे। उनका हाथ मुझ पर पड़ जाता तो पता नहीं क्या होता।
ये एक पागलपन था। मैं किसी तरह से कार के दूसरे दरवाजे से निकली, दौड़कर टैक्सी पकड़ी और अपनी कार वहीं छोड़कर वहां से निकल गई। मैं ताज होटल में डिनर के लिए जा रही थी, वहां मेरी मीटिंग थी। बाद में मेरे ड्राइवर ने मेरी कार वहां से पिक की और घर पहुंचाई। अनु का क्रेज ऐसा था कि प्रोड्यूसर्स नोट से भरी बैग लेकर उनके घर के सामने उन्हें साइन करने के लिए खड़े रहते थे। अपनी पहली फिल्म से स्टार बनी अनु ने इसके बाद कई फिल्में की, पर ये फिल्में वो कामयाबी नहीं दोहरा पाई और दिन पर दिन इनका स्टारडम ग्राफ गिरता गया। आशिकी के बाद इन्होंने गजब तमाशा, खलनायिका, किंग अंकल, कन्यादान, जन्म कुंडली और राम शास्त्र जैसी फिल्मों में काम किया, पर ये फिल्में कब पर्दे पर आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। फ्लॉप होती हिंदी फिल्मों के बीच अनु ने एक तमिल फिल्म थिरुदा थिरुदा में भी काम किया। 1996 में देवानंद के साथ आई इनकी आखिरी फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ थी। अनु साल 1994 से 1997 तक MTV के प्रोग्राम OMTV की वीजे भी रही। 1996 के बाद वो फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। अनु ने इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि 1994 में मैंने फिल्में साइन करनी बंद कर दी थी। मैं विदेश चली गई थी और 1996 में एक हॉलीवुड एजेंसी मुझे साइन करने वाली थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहती थी। इसलिए मैंने 1997 में बिहार स्कूल ऑफ योग ज्वाइन कर लिया। इससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। 1999 में मुंबई में हुए एक रोड एक्सीडेंट ने अनु की लाइफ बदल दी। इस हादसे से न सिर्फ उनकी याददाश्त चली गई, बल्कि वो पैरालाइज्ड भी हो गई थी। लगभग 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जब अनु होश में आई तो वह खुद को पूरी तरह से भूल चुकी थी। याददाश्त खो चुकी अनु के लिए ये उनका पुनर्जन्म ही था कि लगभग 3 साल तक चले लंबे ट्रीटमेंट के बाद उनकी याददाश्त वापस आ गई। इस बारे में अनु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह समय केवल टफ ही नहीं था, बल्कि उस दौरान जीने और मरने का सवाल उठ गया था। मैं कोमा में थी, सवाल रिकवरी का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगी, और अगर बच गई तो मुझे पैरालिसिस तो हो ही जाएगा। मैं 29वें दिन कोमा से बाहर आ गई, जो कि एक चमत्कार ही था, जिसके बाद पूरी तरह से बिस्तर पर थी। मेरी आधी बॉडी पैरालाइज्ड थी और मैं बेहद ट्रॉमा से गुजर रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी, लेकिन पॉजिटिव रही। जब मैं कोमा में थी तो मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस हुए। मुझे अंदर से ये भरोसा था कि मैं सरवाइव कर जाऊंगी। मुझे याद है जब मैं कोमा से उठी तो मुझे एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह लग रहा था, लेकिन मुझे बाउंस बैक करने में लंबा वक्त लगा, बल्कि कई साल लग गए। अनु कहती हैं कि मेरे 2 जन्मदिन हैं, पहला जो 11 जनवरी को हुआ था और दूसरा 2 अक्टूबर को हुआ। मैं 2 अक्टूबर को मौत के चंगुल से निकलकर बाहर आई थी। अनु ने कहा था कि अब मुझे कोई सर्जरी की सलाह नहीं देता, मगर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो लोग इस बारे में मुझे कहते थे। एक्सीडेंट के बाद मेरी कई सर्जरी हुई थी, क्योंकि मेरी कई हड्डियां टूट चुकी थी और मेरी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये ज़रूरी था ताकि मैं सरवाइव कर पाऊँ। कोई भी सर्जरी आपको ट्रॉमा देता है और आपकी बॉडी पर असर भी डालता है, तो पैसे देकर फिर कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करवाना। मुझे लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक होती है और मुझे ऐसी कोई भी बदलाव पसंद नहीं जो कि नेचर के खिलाफ हो। दोस्तों, आशिकी से मिली कामयाबी के बाद अनु ने बॉलीवुड में दोस्त नहीं बनाए और न ही उन्हें बॉलीवुड पार्टियों में कोई दिलचस्पी थी। वो एंग्लो इंडियन जैज म्यूजिशियन रिक के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन आशिकी की रिलीज के बाद ये रिश्ता टूट गया। इस बारे में अनु एक इंटरव्यू में कहती हैं कि हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद कई लिंकअप्स की अफवाहों ने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। हम अभी टच में हैं। करियर पर ब्रेक को लेकर अनु कहती है कि मैं अपने बारे में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ कि एक्सीडेंट के बाद मेरे करियर में ठहराव नहीं आया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे की वजह कभी भी एक्सीडेंट नहीं था। मैं उसे बहुत पहले फिल्मों में काम करना बंद कर चुकी थी। 1996 तक कुछ हिट फिल्में करने के बाद मेरा वर्ल्ड टूर का मन था और मेरी ये बात सुनकर मेरे असिस्टेंट को लगा कि मुझे साइकेट्रिक की ज़रूरत है।
सच में ये वो टाइम था जब प्रोड्यूसर मेरे घर बैग भरकर पैसा ला रहे थे मुझे अपनी फिल्म में काम करवाने के लिए। दरअसल मुझे शुरू से ही लग रहा था कि मैं बॉलीवुड के टाइप की नहीं हूँ। आजकल सब कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं। मेरे फिल्मी करियर छोड़ने से पहले मुझे याद है कि मैं तब कांस में अपनी फिल्म द क्लाउड डोर शोकेस कर चुकी थी, जब बाकी सब के लिए फ्रांस बहुत दूर था और लोग कांस फेस्टिवल के बारे में इंडिया में खास जानते तक भी नहीं थे। एक्सीडेंट के बाद अनु का झुकाव पूरी तरह से अध्यात्म की तरफ हो चुका था। इस बारे में अनु एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी और ज़्यादा बढ़ गई। कुछ समय बाद मैंने संन्यास ले लिया था और अपना सिर मुंडवा लिया था। मैंने अपना घर और मेरे पास जो कुछ भी था वो बेच दिया ताकि मेरे ऊपर कोई बोझ ना रहे। सब कुछ मिटाने के बाद ही आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए अनु कहती हैं कि जब मैं सन्यासी की ज़िंदगी जी रही थी तब हम वहाँ 5 डिग्री तापमान में रहा करते थे। वहाँ पर कोई गीज़र नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरा एक बैग, 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे और स्वेटर हुआ करता था। मैंने कई साल उन्हीं कपड़ों के साथ गुजारे हैं। हमारी पहली क्लास सुबह 4:30 बजे शुरू होती थी, मुझे 2:30 बजे उठना पड़ता था। अनु आगे कहती हैं कि वहाँ पर हमें बेहद ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। इस कारण उन दिनों मेरे हाथ पैर जम जाया करते थे। मुझे वहाँ हमेशा वुलन कैप लगानी पड़ती थी जिससे मैं ठंड से बची रह सकूं। उन दिनों मेरे सिर पर बाल नहीं थे। इन सब के बावजूद भी वो दिन बेहद पीसफुल और यादगार थे। मैं उस दौर में लग्जरी लाइफ से बहुत दूर थी। ये लाइफ स्टार की लाइफ से बिल्कुल भी अलग थी। दोस्तों, अनु ने योग फाउंडेशन भी शुरू किया है जो हर ज़रूरतमंद को योग सिखाना चाहती है। अनु एक इंटरव्यू में कहती है कि इस फाउंडेशन के जरिए वो उन लोगों तक योग पहुंचाना चाहती हैं जो कि तंगी से जूझ रहे हैं या फिर डिप्रेशन में हैं। वो अब तक 2.5 लाख लोगों को अपने फाउंडेशन के जरिए योग सिखा चुकी हैं। इस योग फाउंडेशन से ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं जुड़ी हैं। दोस्तों, अनु की माने तो उन्हें अब फिल्मों की ऑफर भी आने लगे हैं। वो फिल्मों की स्क्रिप्ट भी पढ़ रही हैं। इसके अलावा वो OTT पर काम करना चाहती हैं। वो हॉलीवुड की फिल्में भी करना चाहती हैं। दोस्तों, अनु अग्रवाल की संघर्ष से भरी इस जिंदगी के किस्सों के सफ़र में आज के लिए यहीं तक। आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।